हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आपके सॉल्यूशन चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों इंट्रोड्यूस हो गई है हमारे फार्मूले में वांट ऑफ फैक्टर, ओके, और किस तरह ये कैलकुलेट होता है, ये सब हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दी, चारों टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर पर डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो सारे फॉर्मूले जो हमने बताए थे वो हमने आपको बता दिए थे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, वो सारे फॉर्मूले जो थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थे, जैसे यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए थे वो सारे, ओके। बट यहाँ पर दिक्कत हुई, अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रोलाइट आ गया, वो वाटर में डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, सारे फॉर्मूले जो हैं वो खराब हो गए। तो इसलिए वो फॉर्मूला खराब ना हो, तो वांट ऑफ ने क्या किया, वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस की, ओके। वो फॉर्मूले जो थे वो खराब क्यों हो रहे थे, उसका रीजन समझिए। वो फॉर्मूले जो हमने आपको पहले बताए थे वो खराब क्यों हो रहे थे, उसका रीजन समझिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा हो रहा था। फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, जैसे कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसका डिसोसिएशन हो रहा था। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, HCl जो है वो H+Cl नेगेटिव में ब्रेक हो रहा था। यहाँ पर 1 मोल है, हमने कैलकुलेट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के लिए। HCl हमने डाल दिया वाटर में, ये सॉल्यूट है हमारा, 1 मोल है, हमें ये पता है। बट वो वाटर में जाकर ब्रेक हुआ 2 मोल्स, H+ और Cl नेगेटिव। अब हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं उनका रिजल्ट तो खराब होगा। हमने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया है, आंसर 2 मोल के लिए आ रहा है, तो जो कैलकुलेट है वो ऑब्जर्व से डिफरेंट आ रहा है, ओके। तो इसलिए वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस की। यहाँ पर देखिए, ये बेस है NaOH, ये 1 मोल है, ये भी सॉल्यूशन में गया, Na+ ये वाटर में गया, OH नेगेटिव, 2 मोल्स में डिसोसिएट हो गया। इसमें भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा, फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 मोल डाला NaCl, सॉल्ट है ये भी 2 मोल्स में ब्रेक हो गया, 2 मोल्स में। ये इसके अलावा जैसे Al2SO4 का ऑल्टराइज है, इसको हम डालेंगे तो ये कितने में टूटेगा, 2Al+3, 2 मोल्स, और 3 मोल SO4 सल्फेट आयन के 3 मोल्स होंगे, टोटल 5 मोल्स में ये ब्रेक होगा। यहाँ पर 5 के हिसाब से आएगा, यहाँ पर हमने डाला कितना था, 1 मोल, और वो कितना गया, 5 मोल, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये सारे फॉर्मूले तो हमारे खराब हो गए। तब वांट ऑफ फैक्टर ने कहा, वांट ऑफ ने कहा कि आपके सारे फॉर्मूले खराब नहीं हुए, आप उसमें आई इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने फॉर्मूले में, तो आपका आंसर सही निकल के आएगा। तो वांट ऑफ साइंटिस्ट थे ये हमारे, इन्होंने सारे फॉर्मूले जो है वो आसान बना दिए और एक्यूरेट आंसर दे रहे थे वो। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व्ड CP जो है वो कैलकुलेटेड CP के बराबर तो नहीं आएगी। 1 मोल डालने हैं, 2 मोल हो रहा है, 5 मोल हो रहा है, 3 मोल हो रहा है, 4 मोल हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम निकल के तो आएगी ही नहीं। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऑब्जर्व्ड जो सॉल्यूशन में घुलने के बाद पता चल रहा है, ये ऑब्जर्व्ड है 2 मोल, कैलकुलेटेड 1 मोल। सेकेंड देखिए, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जिस तरह सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा था वैसे ही एसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन भी हो सकता है पानी में डालकर सॉल्यूट का, और जब आप पानी में डालेंगे सॉल्यूट को, एसोसिएशन भी हो सकता है। एसोसिएशन किसका होता है, ये एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड। अगर आप इसको बेंजीन के अंदर डालेंगे, आप किस में डाल रहे हैं, बेंजीन में, वाटर में नहीं डालेंगे, बेंजीन में डालेंगे, तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ये डाइमर बन रहा है, ये H3COOH जो है वो डाइमर बना रहा है, दोनों जुड़कर डाइमर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल यहाँ पर भी नहीं आएगा।
डाल 2 मोल रहे हैं और कैलकुलेट जो ऑब्जर्व हो रहा है वो 1 मोल के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पर भी आंसर सही नहीं, यहाँ पर भी गलत आएगा। तो इसलिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं प्रीवियस फॉर्मूले में डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन, सो वी इंट्रोड्यूस वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो इलेक्ट्रोलाइट आए तो उसमें प्रॉब्लम हो गई। उसमें ऑब्जर्व्ड सीपी और कैलकुलेटेड सीपी में फर्क आ रहा था, इसलिए हमने वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दी अपने सारे फॉर्म, तो वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर। अब यहाँ पर देखिए वांट ऑफ फैक्टर आई किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड सीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड सीपी, कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। सीपी क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका आपस में डिवाइड दे दीजिए तो आपको वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर जो है उनको निकालने के कई तरीके हैं। ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी, कैसे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, थ्योरेटिकल जो है वो कैलकुलेटेड है। बात देखिए दोनों लिखा मिल गया आपको तो आप एक ही बात समझेंगे। यहाँ देखिए इसके अलावा फॉर्मूले क्या है, अगर आपको मोलर मास दिया है सॉल्यूट का तो नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल स्टेट में है, ये एबनॉर्मल मोलर मास है या ऑब्जर्व्ड, तो हमें ऑब्जर्व्ड हो रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्स हो गया, यहाँ पर ये ऑब्जर्व जो है वो ऊपर आ रहा था, यहाँ पर ये नीचे आ गया ऑब्जर्व। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मोल्स अगर दिए हैं आपको तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये आफ्टर है ये बिफोर। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब जो हमें ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं जो बाद में निकल के आ रहे हैं। अब देखिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले है सीबी के, यहाँ पर हमने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें ये आई को नहीं बताया था, ये वांट ऑफ फैक्टर है, आई इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इस समय इधर आई से मल्टीप्लाई कर दिया किसके लिए, जब भी आपको क्वेश्चन में आपको मिले जैसे एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये सब मिले इनके लिए आप आई पहले निकालेंगे। अगर आपने इस आई को इग्नोर कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूरिया सुक्रोज है और आपका ग्लूकोज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट नहीं होते, 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा। अगर आपने एसिड बेस और सॉल्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट उसका आई निकालेंगे फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये फॉर्मूले जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सही निकल के आएंगी, एक्यूरेट निकल के आएंगी। तो यहाँ पर RLVP में आपने राइट हैंड साइड आई का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी आई का मल्टीप्लाई कर दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आपने आई का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पर ये इसका दूसरा वर्जन और है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब जगह आपने आई का मल्टीप्लाई कर दिया वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका आई इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले आप आई निकालेंगे, आई निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी आगे, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर आई आपका इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टीवी होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर आई आपका इंक्रीज हो रहा है तो टीएफ इंक्रीज होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ओके, अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आई इंटू सी की वैल्यू आपको देखनी है, ये ज़्यादा निकल के आएगी, इसका प्रोडक्ट आई का और सी का कंसंट्रेशन का या मोलरिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा निकल के आएगा, इसका ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस तरह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल। चलिए ये और देखिए कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब ये जो आई थी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यस फर्स्ट स्टेप फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए होता है अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में ये डिसोसिएशन, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर आई -1 अपॉन n -1, n कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड बाय वन सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे ये NaCl है, वन सॉल्यूट पार्टिकल है, इसने कितने आयंस बनाए,
2 बनाए तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये वन सॉल्यूट पार्टिकल है Al2SO4 का अल्ट्राइज, इसने कितने बनाए 2Al प्लस 3 प्लस सल्फेट आयन है -2, ये सल्फेट आयन कितनी है 3 है, इस तरह है। n इज इक्वल टू कितना निकल के आया 2 प्लस 3 5 निकल के आया, राइट, इस तरह आपको निकालना है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व्ड है वो ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर ये 2 मोल हो गए और यहाँ पर ये 1 मोल है, ये ऑब्जर्व्ड है 2 मोल और यहाँ पर कैलकुलेटेड कितना है 1 मोल, 2 ज़्यादा है 1 से, तो n ऑब्जर्व ज़्यादा हो गए n कैलकुलेटेड से, और डिसोसिएशन के केस में i ग्रेटर देन 1 होता है, i जो है वो 1 से बड़ा होता है डिसोसिएशन के केस। तो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं, यहाँ पर 1 से 5 बन रहे हैं, इस तरह 1 से 3 इस तरह बनते हैं। समझ गए आप केस फर्स्ट को? अब देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जानते हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कितना होता है 100% होता है, 100% जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो अल्फा जो है वो आप इन फॉर्मूले में अल्फा जो है वो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, परसेंटेज में नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे, 100 नहीं रखेंगे, आप रखेंगे 1 रखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आई कितना निकल के आया, आई इज इक्वल टू एन के ऊपर, यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आई आपकी निकल के आएगी एन के ऊपर इस फॉर्मूले। एग्जाम्पल देखिए AX/BY एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तरीका है जैसे मैंने आपको ये बताया था, फॉर्मूले ये वाले बताए थे, तो यहाँ पर AX/BY, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर दीजिए आप, x प्लस वाई, वो क्या निकल के आएगी आपका n निकल के आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना है, यहाँ पर ये 2 है ये 3 है, यहाँ पर n कितना निकल के आया 5 निकल। तो x प्लस वाई करना है, सिंपल इतना करना है, ये ट्रिक है, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 x प्लस वाई 2 के बराबर आ रहा है, ये n इज इक्वल टू 2। समझ गए आप, बहुत सिंपल है, तो ये ट्रिक है, इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर ये सब है। सेकंड देखिए केस सेकंड क्या है, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन इस तरह लिखना है आपको, माइनस का 1, एन ऑब्जर्व्ड लेस देन एन कैलकुलेटेड, और आई जो है वो लेस देन होती है 1 से, एसोसिएशन में क्या होता है उससे 1 हो रहे हैं, तो आई जो है वो कम होती है 1 से। अल्फा क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वहाँ पर अल्फा जो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या है यहाँ पर, ये जो एन है वो क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड, कितने सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं। मैंने आपको बताया था भी एग्जांपल 2CH3COOH, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया डाइमर बनाया, CH3COOH ये बनाया। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, जितने जुड़ते हैं मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जुड़ते हैं वो n की वैल्यू होती है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 आई, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट, डाइमर बना रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2, ट्राइमर बना रहे हैं n इज इक्वल टू 3। ओके, ये क्या है डाइमर। बेंजीन के केस में, बेंजीन में आप अगर इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, नहीं बेंजीन में, यहाँ देखिए वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर सोडियम। अब यहाँ देखिए डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, ये डिसोसिएशन के केस आपको ये सब पता है, आई ग्रेटर देन 1 है, ये सब आपकी इसके लिए ये बता दिया है। डिसोसिएशन के केस कब आएगा, जब आपको एसिड दिया हो, बेस दिया हो, सॉल्ट दिया हो। ओके, ये सब आपको पता है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, एसिड सब आप जानते हैं, आयनिक चैप्टर में मैंने आपको खूब अच्छी तरह से समझाया। आई इज इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एन कैलकुलेटेड। ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सपोज है, ये वाटर में आप इनको डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होते, 1 मोल डालेंगे तो 1 मोल ही रहेंगे, तो डिसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1, ये सब आपको पता है। एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, आप इसको बेंजीन में डालेंगे ये डाइमर बना लेंगे। क्वेश्चन देखिए, सब समझ में आ गया आपको, और आप ये जो है इस पे याद रखिए।
तो फॉर्मूले याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आई फॉर कैल्शियम फॉस्फेट इफ DOD इज 100%। यहाँ पर जो अल्फा है आप उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे? 1 लेंगे यहाँ पर 100% है, यहाँ पर 100 नहीं लेंगे, यहाँ पर आप क्या लेंगे? 1, 100/100, तो क्या निकल के आया? 1। फ्रैक्शन में लेंगे, फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर देंगे आप फॉर्मूले में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, हमें आई निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ देखिए CH3PO4 होल ट्वाइस दिया है आपको। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, x + y कितना निकल के आया? n = 5 निकल के आया। देखिए यहाँ पर ये n = x + y यहाँ से। और हम वैसे भी आपको बताएं पूरी तरह से, यहाँ पर क्या होगा? 3 कैल्शियम + 2, जो 2 है वो इधर चला जाएगा प्लस में, पहले कैटायन लिखेंगे बाद में एनायन लिखते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा और जो 3 है इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। ये होता है, पावर बन जाता है अपोजिट में। तो यहाँ पर ये +2 इधर आ गया प्लस, और इसके 3 कैल्शियम थे, 3 कैल्शियम के आयंस थे, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 है, ये फॉस्फेट, इसकी पावर बन जाएगी ये, यहाँ पर -30। पहले कैटायन लिखेंगे बाद में एनायन, समझ गए आप? और ट्रिक से कैसे करेंगे आप? n = x + y, x कितना है? 3 + 2, तो यहाँ पर 5 निकल के आया। और वैसे भी n = 3 + 2 5 आ रहा है। ट्रिक से सिंपल पड़ेगा, आपको हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर i निकालना है। तो फॉर्मूले क्या होता है? अल्फा = i - 1/n - 1। अल्फा कितना है? 1। i कितना है? निकालना है। n कितना है? यहाँ पर 5 - 1, ये है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 4 = i - 1, यहाँ पर आ जाएगा i = 5। ये निकल के आ रहा है वांट ऑफ फैक्टर, ये आपका आंसर। आई की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है, इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, व्हेन HgI2 is added to the aqueous solution of potassium iodide, the freezing point is raised, PA freezing point is lowered, freezing point does not change, boiling point does not change। तो इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छी रिएक्शन है, उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है 2Ki + HgI2, ये आपस में ऐड होकर क्या बनाएंगे? K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी है? देखिए 2K + 2I नेगेटिव, ये ब्रेक होगा, आयनी कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए प्लस Hg + 2 और I जो है वो 2I नेगेटिव, कितने आयंस बनेंगे यहाँ पर? तो 2 + 2 + 1 + 2 7 आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं? 7 मोल। और यहाँ पर कितना है? 1 मोल। 1 नहीं, यहाँ पर है 2K+ और यहाँ पर 1K। इस तरह ये जो ब्रैकेट है वो ब्रेक नहीं होता। ऐसा नहीं है Hg और I4 आप ब्रेक कर दे इसमें, ऐसा नहीं है। ओके, ये इस तरह होगा कि 2K+ + HgI4 ये कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, ब्रैकेट में ही रहेगा ये। तो टोटल कितने हैं? 3 मोल्स। तो ये 1 ये मोल आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। पार्टिकल्स क्या है? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इसमें हमसे पूछा नहीं गया आई जो है कितना होगा? n के इक्वल होगा यहाँ, क्योंकि जो अल्फा है क्या डिग्री ऑफ जो एसोसिएशन है वो हमें बताई नहीं गई, तो हम अल्फा को 1 एज्यूम करके चल रहे हैं। तो i = n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर n क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो i भी कम होगा। अगर n कम हो रहा है तो i भी कम होगा। i कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी कम होगा। बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का आपस में।
इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये हमारा इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर्मूला जो है वो डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई के एफ एम। एम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कांस्टेंट है। आई इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी एफ, सॉरी आई डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी एफ भी डिक्रीज होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होगा। कैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका, ये जो डिप्रेशन है, सपोज आपके नंबर है, आपके पास कोई नंबर है, ये 10 नंबर है, यहाँ पर ये 7 नंबर है और ये 5 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन में यहाँ पर डिप्रेशन कम हो रहा है 10 से 7, और यहाँ पर डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं आपके 7 से। देखेंगे कैसे समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन में बहुत कन्फ्यूज होता है। डिप्रेशन हो रहा है तो बच्चे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज, डिक्रीज, डिप्रेशन हो रहा है उसमें कमी हो रही है, अब डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब है क्या। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1, 5, 7, 10, नंबर है 1 से लेके 10 तक। हमारा डिप्रेशन हो रहा है 10 से लेके 7, कमी हो रही है 10, पहले ये 10 था, फ्रीजिंग पॉइंट सपोज हमारा 10 था, अब कितना रह गया 7। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, ये 10 था, अब कितना रह गया 5, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में डिप्रेशन किस में ज़्यादा हुआ, सेकंड में ज़्यादा हुआ ना डिप्रेशन। पहले 10 था 5 हो गया तो ज़्यादा घटा, यहाँ पर 10 से 7 हो गया तो कम घटा। तो यहाँ पर जो 1 है उसमें डिप्रेशन कम हुआ, और इसमें डिप्रेशन सेकंड वाले में ज़्यादा हो गया। ओवरऑल फर्स्ट वाले में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, 1 से 7 तक पहुँच गया, बट ये 1 से 5 तक इतनी ही रहा। तो जो जिसमें डिप्रेशन कम होता है, 1 वाले में डिप्रेशन कम हुआ, 1 वाले में डिप्रेशन कम हुआ, तो ओवरऑल जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो गया, 1 से 7 आ गया, 1 से 5 की जगह। समझ गए आप, डिप्रेशन अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 से 7 आएगा। डिप्रेशन अगर कम हो रहा है, कोई चीज़ अगर कम घट रही है तो इसका मतलब उसमें मतलब वो ज़्यादा हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है उसकी। यहाँ पर आपको डेल्टा टीवी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी तो इंक्रीज होगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, एलिवेशन हो रहा है, बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, इसको समझने में दिक्कत हो जाती है, तो मैंने आपको इस तरीके से समझा। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, और आएगी भी नहीं, आप समझ गए होंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर रोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का रोल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ वे सॉल्यूट पार्टिकल डालने पर क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये इंक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है, कार में। कार का जो इंजन होता है, ये इंजन है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, कार चलेगी तो इंजन गर्म होगा, ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, रेडिएटर लगा हुआ होता है, रेडिएटर लगा होता है, ये रबर का ट्यूब होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये इंजन जब हीट प्रोड्यूस करता है तो ये पानी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इंजन ठंडा हो जाता है, कार सेफ रहती है। ओके, तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है, जो कोल्ड कंट्री होती है। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर जो है वो जमता नहीं है, आइस बनता नहीं है, तो यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर कभी नहीं होगा, आई मीन होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड कंट्री में, कोल्ड कंट्री में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा माइनस में होता है टेम्परेचर, इतनी सर्दी पड़ती है वहाँ पर। सपोज वहाँ पर है आपका 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो ये पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब जो इंजन की हीट निकलेगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर तो है नहीं, अब आइस बन के आइस तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं। तो यहाँ पर अब उस हीट को कैसे एब्जॉर्ब,
करें, तो यहाँ पर वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं कोल्ड कंट्री में, वाटर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये ऐड करते हैं। ये क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ये फ्रीज नहीं होने देता पानी को। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके -3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर सर्दी पड़ रही है तो अब -3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमेगा, ऐसे कर देता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, इसके अलावा ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। क्या क्या बात याद रखनी है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, ये डेल्टा टीएफ को इंक्रीज करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कराता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। ओके, और यहाँ पर ये टेम्परेचर को कम कर देता है ताकि पानी रेडिएटर का जमे नहीं और इजीली ये हीट एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर जो कार के रेडिएटर है उसमें यूज होता है इथाइलिन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 is salted is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए किस तरह होगा ये, इसका फॉर्मूला क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई। आई क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट है, क्या हमें पहले ही पता चल गया ये सॉल्ट है तो इसलिए आई इंट्रोड्यूस हो गया। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। आई इंटू के बी इंटू मोलरिटी, मोलरिटी यही है, मोलरिटी नहीं है, क्या ये मोलरिटी, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, अब देखिए आई कितना निकल के आया, यहाँ पर ये 1 है +2, ट्रिक से कर रहे हैं हम लोग, n इज इक्वल टू होता है x + y, कितना निकल के आया 1 + 2 3, क्यों +2 का 1 पार्टिकल और 2 क्या नेगेटिव, यहाँ पर 3 आएंगे, n इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर 100% आयोनाइज्ड है, सॉल्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो आई जो होता है वो n के इक्वल होता है, यहाँ पर n के बराबर होगा तो आई भी 3 होगा। यहाँ पर 3 इंटू के भी कितना निकल के आएगा 0.5, ये के भी वैल्यू या में दी है। यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी आप कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट kg, इसका ये सॉल्वेंट का वेट है। यहाँ देखिए वेट कितना है, यहाँ पर 13.44 ग्राम है, ग्राम है। कौन मोलर मास कितना है, सॉल्ट का मोलर मास निकाल रहे हैं आप, मोलरिटी भी तो सॉल्ट की निकाल रहे हैं, तो मोलर मास कितना है ये दिया है 134.4 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर 1 kg, kg में है तो 1, अगर ग्राम में होता तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से ऊपर, पर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 की तरफ, लेकिन यहाँ पर kg है तो 1 kg। अभी कितना निकल के आएगा डेल्टा टीवी की वैल्यू, यहाँ पर 0.15 डिग्री सेल्सियस ये निकल के आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना निकल के आएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है 0.15। यहाँ पर इससे आप करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1 आएगा, यहाँ पर 5 3 से 15 दो हैं तो 0.15 ये आपका आंसर इस तरह निकल के आएगा। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है, कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला यही रखेंगे आई के वी इंटू एन। यहाँ पर आपको मोलरिटी दी है बट यहाँ पर कैपिटल एम है मोलरिटी, यहाँ पर मोलरिटी है, यहाँ पर स्मॉल एम है मोलरिटी है, तो यहाँ पर मोलरिटी और मोलरिटी को इक्वल मान के चलेंगे, जब भी ऐसा दिया होगा तो इक्वल मान के चलेंगे मोलरिटी और मोलरिटी। ओके, तो यहाँ पर सब में 0.01 है, ये 0.01 है, ये 0.01 0.015। तो आप क्या करेंगे
डेल्टा टी वी आई इंटू एम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू एम से इसको मल्टीप्लाई करिए, के पी जो है वो कांस्टेंट है, सबके लिए इक्वल रहेगा ना, के जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर ये यूरिया ग्लूकोज है, ये है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पर ये सॉल्यूट्स है, ये सब एक्वा सॉल्यूशन जो है वो वाटर है, वाटर के लिए जो के बी है सबके लिए इक्वल है, राइट। अब यहाँ देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू एम की वैल्यू आप निकालेंगे, जिसका ये प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा, डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर देखिए आई इंटू एम किसका ज़्यादा है, फर्स्ट में यहाँ पर Na2SO4, ये क्या है, सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये यूरिक ग्लूकोज है। यहाँ पर N कितना है, यहाँ पर N इज इक्वल टू 2 + 1 3 है, यहाँ पर 1 आएगा, सल्फेट के 1 आयन है, यहाँ पर K1 है, NO3 1 है, तो K + NO3 नेगेटिव, यहाँ पर N इज इक्वल टू 2 आएंगे, 2 आयंस में ब्रेक हो रहा है, यूरिया के लिए 1 आता है, ग्लूकोज के लिए भी 1 आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये यहाँ पर ये वैल्यू है। अब देखिए फर्स्ट में देखिए आई इंटू एम कितना निकल के आया, 3, और यहाँ पर मोलरिटी कितनी निकल के आ रही है, मोलरिटी और मोलरिटी को एक ही बात मान के चल रहे हैं, 0.01, यहाँ पर आया 0.03 ये वैल्यू निकल के आई। सेकेंड देखिए आई इंटू एन, यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 2 इंटू 0.01, यहाँ पर आया 0.02। थर्ड देखिए आई इंटू एम, यहाँ पर 1 इंटू 0.015 निकल के आएगा, 0.015 निकल के आया, यहाँ पर भी 0. डी के लिए ग्लूकोज के लिए 0.015, तो किसके लिए ज़्यादा निकल के आया, यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा ये वैल्यू है यहाँ पर फर्स्ट वाली। तो जो Na2SO4 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका डेल्टा टी भी ज़्यादा है, डेल्टा टी भी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो, इसका डेल्टा टी भी ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इस तरह हम निकालेंगे दोनों के प्रोडक्ट से। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये वैल्यू सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है, इसलिए इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो 0.01 मोलर Na2SO4, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए ये ना 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड क्या है आपका HX, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, 0. ये क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात एक ही है, ये अल्फा है, टेकिंग KFH2O का deny 1.85, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पर ठीक एसिड है आई KF इंटू एम, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें आई जो है वो निकालना है, और यहाँ पर ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए हमें आई कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I-1/n-1। अब यहाँ पर ये वीक एसिड है, HX उसमें ब्रेक होगा H++ X नेगेटिव में, तो 2 आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो N इज इक्वल टू 2 होगा, वैसे भी यहाँ पर 1 दिख रहा है, X + Y इक्वल टू 2 ये आएगा, तो अल्फा यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर ये 0.3 है, और आई हमें निकालनी है, N कितना है, 2 - 1 है, तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 0.3, यहाँ पर 1 बचा, I-1, यहाँ पर आई की वैल्यू निकल के आ रही है 1 + 0.3, यहाँ पर 1.3 आई की वैल्यू निकल के आ रही है, वांट ऑफ फैक्टर 1.3 है, तो यहाँ पर 1.3 रख दी। ये एफ कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 1.85 वाटर का दिया है। ओके, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, और यहाँ पर
मोलरिटी कितनी है 0.2 तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा डेल्टा टी एफ का कितना निकल के आएगा 1.3 तो 1.85 to 0.2 ओके ये आंसर निकल के आएगा इसका। फिर आप क्या करेंगे आपको क्या निकालना है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। यहाँ पर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना डेल्टा टी एफ नहीं निकालना आपको क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है फ्रीजिंग पॉइंट इसका यहाँ पर माइनस सॉल्वेंट का वाटर का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ जो है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में रखेंगे दोनों को, ये केल्विन में दिया तो केल्विन में ही रखेंगे। डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर भी डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे इस जगह। और जब आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे इसका डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद क्या आएगा आपका आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। की वैल्यू है माइनस का 0.480 डिग्री से की वैल्यू आएगी निकल के। यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट कर दीजिए और सिंपल। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट और इसके साथ ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हुआ। आप समझ गए हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर के बारे में और फ्रीजिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टीज हैं इसमें किस तरह के रिलेशन है फॉर्मूले वगैरह सब समझ गए। टिप्स भी बता दी मैंने। अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।